नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद है व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, प्रारब्ध पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको नमस्कार, प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम, जय सिया राम। और इतने दिनों की छुट्टी के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना। जी, जय जय सिया राम। दर्शकों, संविधान हत्या दिवस। मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस इमरजेंसी के साथ व्यालोक जी लिविंग रिलेशनशिप में रहती रही। जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगा दिया, उसके बाद हर साल जब भी ये तारीख आती थी तो कांग्रेस और इमरजेंसी के उस वैध अवैध संबंधों की व्याख्या होती थी अलग अलग तरीकों से। आधिकारिक रूप से ही कह दूं तो औसतन 500 से 600 कार्यक्रम आपातकाल के विरोध में इस देश में होते रहे हैं हर 25 जून को। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में न सिर्फ नोटिफाई कर दिया, बल्कि अब ये सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा हो गई। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अलोकतांत्रिक और तानाशाही के खून से जो है वो कांग्रेस और इमरजेंसी को उस रिश्ते को सुहागिन कर दिया, परिणय में बांध दिया। अब तो हर सालाना 25 तारीख को भारत सरकार के मंचों पर और यहां तक कि विदेश में भी भारतीय दूतावास इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव, वैसे ही भारत में हर 25 जून को सालाना संविधान हत्या, मैं तो उसको दिवस, और इस बहाने कांग्रेस के उस एक एक कुकर्म को याद किया जाएगा इस देश में, जिसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंटाइज कर देना। व्यालोक जी, मैं सीधा आऊंगा आपको। प्रधानमंत्री ने पहले सेशन में पार्लियामेंट के एक बात कही थी जो 10 सालों में कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति तो सुनने को तरस रहा था कि प्रधानमंत्री ऐसी कोई बात कह दें। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। क्या आप इसको 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर देने के महत्व को, क्योंकि बहुत से लोग इसको ये सोच रहे, कांग्रेस तो खैर महत्व तो जानती है, चिड़ी बैठी है सर जिस तरह का रिएक्शन कांग्रेस की सदारत में विपक्ष से आ रहा है, लेकिन ये जो सिंदूर पोत दिया है, सुहागिन कर दिया है संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस को नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? आपातकाल इस देश का ऐसा जख्म है जिसको हमेशा याद रखने की जरूरत है, और खासतौर से इसलिए कि हमारी जो सामूहिक स्मृति है वह बहुत क्षणभंगुर है। और दिक्कत इस बात की है कि जनता सामूहिक विलोपन, स्मृति विलोपन यानी एमनीजिया का शिकार है। आप देखिए ना कि 10 साल पहले तक जिस कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया, कत्लो-गारत में झोंका, हर एक दिन एक नया घोटाला होता था, आज उसी कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं। चूंकि लोकतंत्र है तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस देश में कांग्रेस जैसी घटिया वाहियात पार्टी को एक भी सीट मिलती है तो यह अत्यंत दुख का विषय है, यह अत्यंत क्षोभ का विषय है, यह अत्यंत अमर्ष का विषय है। बद्रीनाथ में जिस तरह से कांग्रेस जीती है वह छोड़ दीजिए, लेकिन मंगलौर सीट है एक उत्तराखंड की, वहां से कोई काजी नूरुद्दीन या चश्मुद्दीन कोई जीता है। आप बताइए देवभूमि में ये डेमोग्राफी के साथ क्या किया है कांग्रेसियों ने। और हर एक बात को अगर हम कहने लगे कि 5 साल से उत्तराखंड में फलानी सरकार है या भाजपा भी रही है तो उसने क्या किया वगैरह, भाई धामी की सरकार जंगलों में जाकर दरगाहों को, सो कॉल्ड मजारों को तोड़ रही है, जो इन लोगों ने जगह जगह किया है। लेकिन दिल्ली का मामला हमारे सामने है, जहां इन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक अवैध इमारत को तोड़ने से रोक दिया। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे लोग जो सुन रहे हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, एक संदर्भ मिल जाए कि कैसे चीजें इस देश में हुई हैं या हो रही हैं। इमरजेंसी की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का एजेंडा साफ है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यह किसी के भी दिमाग में नहीं था, और जिस तरह से विभाजन की खतरनाक दुखद स्मृतियों को कालीन के अंदर बहारा गया, जिस तरह से विभाजन का सारा दोष जिस एक समुदाय पर था
उसको जिस तरह से न केवल बरी किया गया बल्कि सम्मानित किया गया, तमगा दिया गया और हिंदुओं को इस मामले में दूसरी पार्टी बना दिया गया, जबकि हिंदुओं का कोई लेना देना इससे नहीं था। वोटिंग हुई थी, 99% मुसलमानों ने इस देश के चुना था। आज जो लोग कहते हैं, चाहे वो अरफा हो, चाहे साइमा हो, चाहे जो भी हो, राना अयूब हो या जो भी, कि हमारी मिट्टी शामिल और देश खून और वगैरह वगैरह, और या फिर रजाकार असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को बोलता है। उन लोगों से जरा पूछा जाना चाहिए कि नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं, तुम्हारे दादाओं में से कुछ ने यह डिसीजन लिया और इसलिए लिया, और केवल दादाओं ने लिया, दादियों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है। तो तुम्हारे कुछ दादाओं ने यह लिया कि हम यहीं रहेंगे और यहाँ पर 100 पाकिस्तान बनाएंगे, और आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। उसी तरह विभाग आपातकाल को लेकर आज जो ये टुटपुंजिये घूम रहे हैं, जेबी संस्करण लेकर संविधान का, या जिस तरह से बार बार कह रहे हैं संविधान की हत्या होगी, हम संविधान को बचाएंगे। अभी कल भी कुछ रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के, भाई लोग लाहौट हैं कि अब तो मोदी शाह का जादू चला गया, खत्म हो गया। मतलब अब इस बदगुमानी को क्या कहा जाए। खैर, इसमें तो 13 सीट में 10 सीटें जीते हैं सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, लेकिन जब आप 99 सीट पाकर खुद को विजेता और 240 वाली पार्टी को और असफल घोषित करते हैं, तो फिर आपकी तो बलिहारी ही है ना। और आपकी 231 सीटें मिली हैं 39 पार्टियों को मिलाकर, या 45 पार्टियों को, या भगवान जाने कितनी पार्टियों को मिलाकर। एक सिंगल पार्टी 240 सीट ला रही है तो वो हार गई है। ये इस देश का हिसाब किताब। आपातकाल पर चलिए, लालू यादव जो घोषित अपराधी हैं, सजा याफ्ता हैं, चारा चोर हैं, जो भी हैं, जिन्होंने एक पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, जो भी किया, इस सब से अभी मैं कोई उनसे इससे संबंधित कोई बात नहीं कहूंगा। लेकिन मसला ये है कि मीसा भारती का नाम उन्होंने आपातकाल से जूझते हुए रखा। आज की डेट में वो किसके साथ खड़े हैं? मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी आपातकाल आपातकाल, हमने ये बलिदान कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया। आज उनके सुपुत्र कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जब संविधान हत्या दिवस की घोषणा हो रही थी या सरकार जब इसको गजट में ला रही है, तो ये दल उसका विरोध कर रहे हैं। कमाल की बात है। जबकि बिहार में आपको पता है पेंशन मिलती है, मुझे नहीं पता कि यूपी में मिलती है कि नहीं, लेकिन बिहार में पेंशन मिलती है बाकायदा आपातकाल के लोगों को। बिल्कुल, आपातकाल में जिन यहाँ भी लोगों को यहाँ बताइए, भी। यूपी और में भी आपने मिलती है। जी, आपने बिहार का जिक्र किया, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, बहुत सारे और राज्य में उसकी एक कैटेगरी है, पॉलिटिकल सफरर। तो जी, वो कैटेगरी जो है, जैसे फ्रीडम फाइटर की होती है, वैसे ये पॉलिटिकल सफरर एक कैटेगरी है जी। और बाकायदा पॉलिटिकल बाकायदा फ्रीडम फाइटर टाइप की सुविधाएं हैं उसमें। और एक तरफ आप ये कर रहे हैं, आप ही के दल लोग थे, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के साथ जाकर अभी खड़े हो जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति वहां खड़ा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उसकी शक्ल आपको नहीं पसंद है। इससे ज्यादा का कारण मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शक्ल ही नहीं पसंद हो सकती। बाकी उनके काम एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं समझता कि कोई गड़बड़ उन्होंने की है, न दंगे हो रहे हैं। आपकी इकोनॉमी, जब पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही है, आप देखिए, आप 5 कॉन्टिनेंट में आ जाइए, यूरोप पूरा सुलग रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा सुलग रहा है, 2-2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर गोलियां चल रही हैं। एशिया में भारत को छोड़कर आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, म्यांमार का हाल देख लीजिए, कोई भी पड़ोसी का हाल देख लीजिए। नेपाल में फिर से एक नई सरकार आ गई है, वो लोग आपस में ही वो कौन सा चेयर का गेम होता है, म्यूजिकल चेयर का गेम, वो खेल रहे हैं। चाइना बर्बादी के कगार पर खड़ा है, लेकिन वह चूंकि इतना बड़ा दैत्य है कि वह उस बर्बादी को अभी तक दुनिया के सामने आने नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। आपका देश इन तमाम चीजों के बाद 7% की वृद्धि दर ला रहा है, तमाम तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं, तो आपका प्रधानमंत्री इसका मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। विदेशों में आपकी पूछ हो रही है, आप विदेश में आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं,
तो इसका जाहिर सा मतलब है कि आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद है, और शक्ल नहीं पसंद है तो इस वजह से आप आपातकाल जैसी नृशंसता का समर्थन करने को खड़े हो गए हैं। और ठीक इसीलिए ये बात। जरूरी था कि हर एक दूसरे दिन यह बताया जाए राहुल गांधी को, जो जेबी संस्करण लेकर घूम रहे हैं, कि तुम्हारा इतिहास ये है और तुम जब आओगे तो इससे भी घटिया काम करोगे, और इसलिए तुम्हारे हाथ में इस देश की बागडोर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ब्यालोक जी, जब आपने ये कहा ना, अरे उनको क्या कहा जाए, वो जो कम्युनिस्ट गुलाल पोत के नाच रहे हैं और आज उनको लग रहा है, तो पंडित नेहरू ने इस देश में आर्टिकल 356 का सबसे पहला इस्तेमाल केरल की वामपंथी सरकार के खिलाफ किया था और उठा के उन्होंने नमूदरीपात की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो खैर, मुलायम सिंह जी का क्या कहना है, वो इमरजेंसी की इतनी कहानियां सुनाते थे। अब ऐसे में एक चीज, जब आपने एक बात कही कि आपका प्रधानमंत्री कहीं तो कुछ कर रहा होगा, आपने फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करा दी। मैं अगर चुनावों के नतीजे से बात कहूं तो अभी ट्रंप पे जो गोली चली है कैंपेन के दौरान, वो तो सामने है सबके। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर एक खास मॉडल लगा है देशों में, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, अभी चुनाव हो चुके हैं, और फ्रांस में आप देखिए जिस तरीके से, तो एक वही पैटर्न दिखाई देता है जो कि भारत में भी काम कर रहा था, जिसको मैं लेफ्ट और इस्लामिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। तो चौंकाने वाले तरीके से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। नेपाल में आपने कही दिया, इवन ईरान में सत्ता परिवर्तन जो है वो चौंकाने वाला रहा है, खोमैनी के बिल्कुल अगेंस्ट जाके, उनकी इच्छा के विपरीत जाके। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी किन शक्तियों से लड़ रहे थे और राहुल उसी, जो पूरा कबाल है, जो पूरा एक गिरोह है, जिसको इकोसिस्टम है, उसमें विदेशी, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि किस तरीके से भारत में कांग्रेस के पीछे डीप स्टेट इन्वॉल्व है, क्योंकि वो मॉडल यूके में सक्सेसफुल हुआ है प्यालोक जी, फ्रांस में सक्सेसफुल हुआ है। ये भारत का प्रारब्ध है कि भारत में हार गया है और 240 सीटें उसने नरेंद्र मोदी को दे दी हैं और ये सरकार है। अच्छा, राहुल गांधी को बालिग किए जाने की, खैर आप तो उसका बड़ा कलात्मक विश्लेषण करते हैं। अब वो चिट्ठीबाजी से बालिग हो रहे हैं। लड़का, भाई लड़का लिख रहा है, तो ये चिट्ठी का क्या मामला है सर? और कैसे राहुल गांधी को एक बार फिर लिफाफे में भर के और ये मान लिया गया है कि वो नेता प्रतिपक्ष की बजाय, मतलब उनके मंडली के लिए तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके। ये चिट्ठीबाजी का क्या चक्कर है सर? उनकी मंडली के लिए ही नहीं, उनके आसपास के जितने भी मूर्ख हैं, जाहिल हैं, उन सब के लिए। और उसके अलावा इस देश में जाहिलों की जो पूरी एक जमात है, जो मीडिया में काम करती है, जो एकेडमिक्स में काम करती है, जो इस देश की मूल जो पद्धति है, जो इस देश का तत्व है, जो इस देश का गुण है, जो इस देश की सुगंध है, उससे जो चिढ़ते हैं, उन सब के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो क्या हुआ कि वो 55-57 साल के हैं, वो युवा ही हैं। हमारे यहाँ 60 साल में आदमी अपने सारे कर्तव्य पूरे करके निवृत्त होके और चला जाता है। 50 साल में तो लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब 55-57 में युवा हैं। अब हुआ यह है कि 18-19 बार के लॉन्च के बाद, असफल लॉन्च के बाद, इस बार 99 सीटें आ गई हैं। तो जब 99 सीटें आ गई हैं तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा, अब तो मतलब 272 तो अब कुछ खास है नहीं, और 272 क्यों, अब तो 300-400 सीटें हमें आ गई हैं। इसी के साथ एक बड़ा रंग रोगन का काम किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में सबको पता है, उनके कबाल के लोगों को, कि आप कितना भी रंग पोत दें, आप गधे को कितना भी लक्स साबुन से नहा दें, वह घोड़ा नहीं हो जाएगा। अधिक से अधिक आप किसी गधे को झाड़ पोंछ के, लुका छिपा के खच्चर में बदल सकते हैं। मतलब उसका थोड़ा मुंह ढक दें, थोड़ा सा इधर उधर कर दें, तो थोड़ा सा खच्चर टाइप दिखने लगेगा। घोड़ा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि घोड़े की लंबाई चौड़ाई सब अधिक होती है। लेकिन इस बार लग रहा है सबको कि पप्पू पास हो गया है। हुआ वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया। तो जब पप्पू पास हो गया है, तो हालांकि मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये व्यक्ति पप्पू नहीं है, ये महाधूर्त है, ये व्यक्ति महाशातिर है, और ये व्यक्ति भारत के खिलाफ खड़ा है। और यह व्यक्ति प्रवृत्ति है जो भारत की जड़ें खोदने में लगा हुआ है। बहरहाल,
अब हुआ ये कि अच्छा, जब ये भाई साहब बन गए हैं, अब नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, वगैरह वगैरह हो गया, तो अब इनका जरा इमेज और सुधार आ जाए थोड़ा सा। भाई पैसों की कमी है नहीं, मीडिया की कमी है नहीं, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इस फूके हुए कारतूस पर इंडिया टुडे के 19 कवर स्टोरीज निकली आज तक। मतलब आप सोचिए कि अगर 20 साल से राहुल गांधी राजनीति में है और 19 इस देश की, चाहे जो भी हो, आंकड़ों से मतलब नहीं है, जो भी हो, लेकिन इंडिया टुडे इस देश की बड़ी पत्रिकाओं में एक है, वो अगर 19 कवर स्टोरी निकाल रहा है तो इसका कुछ तो मतलब होगा। तो अब राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, सो कॉल्ड, राहुल गांधी ने क्या लिखी, वो उनके किसी चेले चपाटे ने लिखी होगी, जयराम रमेश ने लिखी होगी, या फिर वो एक और जो मणिशंकर अय्यर हैं उन्होंने लिखी होगी। क्योंकि राहुल गांधी को पढ़ने लिखने नहीं आता है, ये मैं मतलब एकदम सहमत हूँ इस बात से। वो आदमी शातिर कितना भी हो, धूर्त कितना भी हो, पढ़ाई लिखाई से उसका वास्ता नहीं। और क्यों रहेगा भाई, वो राजकुमार आदमी था, क्यों पढ़ेगा लिखेगा, उसको क्या जरूरत है पढ़ने की। जिसके पास इस देश की नौसेना, जिसके पापा का पर्यटन विस्तार कराती थी, इस देश की वायुसेना जिसको केक कटवाने ले जाती थी, तो उसको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। बाहर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि स्मृति ईरानी जी पर हमला मत कीजिए, जीत हार लगी रहती है, उस पर सब गधे लहालोट। लेकिन इन जाहिलों से, इन गधों से पूछा जाए कि यह राहुल गांधी वही है ना जो चुनाव के दौरान मोदी को, जो उसके बाप से भी एक आध साल बड़े होंगे या बराबर होंगे या क्या होंगे पता नहीं, उनको यह तू तड़ाक करता था, मोदी आएगा, मोदी जाएगा, मोदी को इस बार हरा दूंगा, मोदी समझता नहीं है। यह परिवर्तन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है, ये क्या नया चक्कर है, यह क्या नई बात। तो ये बात केवल ये है कि अब इन लोगों को लग रहा है कि दबाव को उतना बढ़ा दिया जाए कि अंततः एक तो ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कमजोर कड़ी मान रहे हैं, जो कि है नहीं, फिर भी ये लोग मान रहे हैं तो अच्छा है, शुभकामनाएं। मजे की बात यह है कि 3 चुनाव में और उससे पहले के लगातार चुनाव में जो कांग्रेस 200 के आंकड़े के नीचे रह के 10 साल यह सरकार चला गई या देश चला गई, शैडो प्रधानमंत्री ने जब देश चलाया, इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहा, उसको तब याद नहीं आया कि उसकी खिचड़ी सरकार है, उसकी कमजोर सरकार है, और यहाँ 240 मात्र 32 सांसद कम होने पर यह सरकार कमजोर है। तो अब इन लोगों को लग रहा है, आप देख लीजिए ना, शाखा मृग की तरह जो उछल कूद कर रहे हैं राहुल गांधी, जैसे हाथरस चले जा रहे हैं, असम चले जा रहे हैं, फिर वहां से मणिपुर चले जा रहे हैं, फिर वहां से कहीं और चले जा रहे हैं। इस सब से ये समझ में आ रहा है, और जिस तरह से उनके कबाल के लोग हैं, कि अब ये आखिरी मौका है, धक्का दो और भाजपा को हटाओ। भाजपा से ज्यादा इनको समस्या नरेंद्र मोदी से है, और पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। मैं सीरियसली जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से आखिर क्या समस्या है, कितना बीघा खेत उन्होंने काट लिया है, अपने घर में रखवा लिया है, दौनी करवा लिया है, ये मैं सीरियसली जानना चाहता हूं। तो ये चिट्ठी प्रकरण जो है वो इमेज मेकओवर का एक स्टाइल है, लेकिन दर्शकों यह हमेशा याद रखिए कि राहुल गांधी महाधूर्त है, महाशातिर है, और उसके जैसा जहरीला इंसान भारतीय राजनीति में फिलहाल कोई नहीं है, केजरीवाल भी नहीं है, मैं आपको बता। बिल्कुल ठीक है। और आपने चलते चलते दिल्ली के सुल्तान केजरीवाल का नाम ले लिया, तो साहब आपसे छेड़ूंगा मैं, और दर्शक भी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक मामले में मोहब्बत दी है केजरीवाल के हिस्से में और जमानत दिया है, इंटरिम बेल दिया है, लेकिन भला हो सीबीआई का भी मेहमान है, तो इसलिए अभी मामला जो है सरजी का तिहाड़ में ही है। इस पर हम अलग से आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी भारत की, और भारत की जुडिशरी पर अवनीश और ब्यालोक की बात दर्शक उसकी प्रतीक्षा जरूर कर रहे होंगे। दर्शकों, एक चीज आप जान, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहब 25 जून को आपने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया, इसके क्या मायने हैं? लेकिन इसके बड़े दूरगामी मायने ये है
कि अब सरकारों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर 25 जून को, और तब कांग्रेस के उस काले कारनामे, जो कि कांग्रेस फर्जी तरीके से 2024 का पूरा लोकसभा कथित संविधान बदल दिए जाने के झूठ के जमीन पर लड़ी हो, उसने आरक्षण समाप्त कर देने जैसा फ्रॉड खेला हो चुनावी जमीन पर, मैं उसको कहीं से भी व्यालोक जी 99 पा गए इनके आंकड़ों से नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि भारतीय जनमानस ने अभी भी तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी को इस लायक बहुमत दिया है, इतना शानदार बहुमत दिया है कि वो अपने बल पर सरकार बना रहे हैं। जहां तक कमजोर कड़ी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कही जा रही है, तो ये अलायंस में पहले ही थे, आज एनडीए की सरकार है। और मानिए, जब अकेले बहुमत था 2024 में भारतीय जनता पार्टी का, तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एनडीए का रिप्रेजेंटेशन बना रहा था। जब 303 सीटें आई 2019 में, तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल एनडीए का था, इसका स्वरूप बताता है। और अब जब 240 सीटों के साथ एनडीए की सरकार आई है, तो पूरा का पूरा पुराना कैबिनेट दोहराया जाना, सारे प्रमुख चेहरे का मौजूद होना, यह बताता है कि ये बिल्कुल 14 और 19 की तर्ज पर ही एक कैबिनेट है, यानी एनडीए की कैबिनेट है। प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर भी गए, वहां से क्या संकेत हुए, वो सारा कुछ है। और ऐसे में कांग्रेस का ये पाखंड, मेरे ख्याल से कांग्रेसी इस रवायत को भी भूल गए हैं इस अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में, व्यालोक जी, कि शर्मनाक है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, आधिकारिक विदेश दौरा चल रहा हो और भारत का विपक्ष उस पर सवाल उठाता रहा हो, अलग स्टैंड लेके घूम रहा हो। ये तो तुच्छ रवायत है जो इस कांग्रेस ने खड़ा किया है। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, अब तक जिस वैध तरीके से आप इमरजेंसी के साथ चिपके रहे, आपका अभी तक वो राजनीतिक हैसियत नहीं हुई कि आप अपने आप को इमरजेंसी से अलग कर पाए। और अब तो उस पाप से आपको सुहागिन कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। अब इस सिंदूर को, वो कौन सी फिल्म थी बॉलीवुड की जिस पर यहां कुछ लिख दिया गया था, मेरा फलाने चोर है। तो दर्शकों, जब सरकार नोटिफाई कर देती है, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तरह जैसे तमाम और दिवस मनाए जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस आपके किए कर्मों का सालाना बरसी, सरकारी बरसी, राजकीय बरसी, और तब देश में हमेशा पीढ़ियां इसको जानती रहेंगी, याद करती रहेंगी। वो किस्से, कहानियां सेमिनारों में आते रहेंगे, कार्यक्रमों में आते रहेंगे, मजबूरी में ही सही, लेकिन कुछ लोगों को न चाहते हुए भी मदरसों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडे फहराने पड़ते हैं ना। तो ये उसी तरह का हथौड़ा है। और यहीं पर मैं कहता हूं कि ये वैचारिक काम नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल कर रही है, सुदृढ़ता से कर रही है। व्यालोक जी, आपने भी इसको इंडोर्स किया। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।